हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम झकास तरीके से कर रहे होंगे। सो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम यूनिट 3 प्रियम्बल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट कर दे बिना किसी टाइम वेस्टिंग के अपने लेक्चर को। आज के हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सिग्निफिकेंस, प्रियम्बल, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंट्रीग्रिटी। ठीक है, इन मोटे मोटे शब्द, ये जो भारी भारी शब्द लिखे हुए हैं, इनके मतलब भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें मतलब पता होना चाहिए प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल अगर हम बात करें, किसी भी एक्ट को अगर हम पास करते हैं, उससे पहले जो प्रियम्बल होता है वो क्या होता है? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, जो कि हमें बताता है जो एक्ट है उसकी फिलॉसफी क्या है, उसका पर्पस क्या है, यूजेस क्या है, आइडिया क्या है, प्रिंसिपल क्या होगा एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा किसका? एक्ट का। ठीक है, सो मेनली क्या होता है? ये एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, एक आइडिया देता है हमें किसी भी एक्ट के बारे में कि मेनली क्या कहना चाह रहा है वो एक्ट। ठीक है, सो हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे ही वो क्या है? वो एक विंडो है किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल क्या है? विंडो है किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे जाकर हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहा जा रहा है या फिर किस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है। अब जो प्रियम्बल है वो कहाँ पे दिया हुआ है, मतलब लिखा कहाँ पे गया है? सो मेनली बात करें, जो प्रियम्बल है वो हम अगर बुक खोलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो आपको स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा? प्रियम्बल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रियम्बल को रीड करते हो तो आपको एक नज़र में पता चलता है कि उसकी फिलॉसफी क्या है, किसकी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है और गोल क्या है। और मेनली हम किसकी बात करते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे वो क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते हैं बिहाफ द इंडियन पीपल, मतलब जो भारत के लोग थे या सिटीजन थे, उनके बिहाफ पे क्या लिखते हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आगे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलता है। देखो, अगर हम कुछ भी कोई भी बुक वगैरह लिखते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं? उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, कंटेंट तैयार कर लेते हैं कि मेनली हम इन चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें कुछ उल्टा ही होता है। उल्टा क्या होता है कि मेनली हम पहले अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये यही कह रहा है कि जो प्रियम्बल होता है उसको हम कब बात करते हैं? उसके बारे में टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मतलब जब बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होता है तो हम बात करते हैं कि हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट भी तो होना चाहिए जिसको हमें पता चल जाए कि मेनली हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यही बताया जाता है कि कब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार करा और एंड मीटिंग कब थी और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट करा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। बैकग्राउंड क्या था हमारे किसका? प्रियम्बल का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हमारा बैकग्राउंड स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने आपको काफ़ी टाइम बता दिया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं वो एक ड्राफ्ट करते हैं किसको? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, मतलब एक ढांचा तैयार करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कि हम किन किन राइट्स के बारे में बात करेंगे, किस जो पावर होगी वो कैसे सेपरेट करी जाएगी, जो लोग होंगे उनके पास कैसी पावर होंगी। ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट होगी वो कैसे वर्क करेगी, मतलब मेनली राइट्स की बात करी जाती है किसके अंदर? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जब डिस्कशन होता है किसके बारे में? प्रियम्बल के बारे में, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या कर लिया जाता है? एज अ प्रियम्बल ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब जो मेनली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि जो हमारे असेंबली के जो मेंबर थे वो क्या चाहते थे, मतलब वो मेनली अचीव क्या करना चाहते थे और वो कौन से रास्ते पे चल रहे थे। देखो, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो एग्जाम होते हैं उससे पहले हम अपनी स्ट्रेटेजी बना के तैयार कर लेते हैं कि मतलब एक हफ्ते में हमें पूरे अपने 7 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक में फिर हमें अपने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, ऐसे हम अपने जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो उसका मेन पर्पस ये है, वो इंडिकेट करता है जो हमारे मेंबर थे किसके? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनको दिखाते हैं कि भाई देखो तुमको ये चीज़ें अचीव करनी है और तुम देख लो कौन से रास्ते पे चल रहे हैं।
जैसे कि हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे एक वीक में अपने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लेते तो हमको पता चलता है ना कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, ना कि पीछे अपना बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो ऐसे ही ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे की तरफ चलते हैं तो सिग्निफिकेंट महत्व क्या होता है हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। तो इसके अंदर कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करी जाती है कि टेरिटोरियल बाउंड्री होगी, जो पावर होगी वो डिवाइड करी जाएगी, सुप्रीमेसी किसके हाथ में होगी, लोगों के हाथ में होगी, और सोशल जस्टिस होगी, और सेफगार्ड करे जाएगा किसको, मिनोरिटीज़ को सेफगार्ड प्रोवाइड करा जाएगा। जो इंडिया होगी वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक कंट्री होगी, और फ्यूचर में जो गवर्नमेंट होगी वो कौन सी होगी, कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट होगी। जो यहाँ पे लोग होंगे वो जो मतलब पीपल्स होंगे या सिटीजन्स होंगे, उनके हाथ में क्या होगी, पावर होगी। जो अथॉरिटी होगी वो किसके, अथॉरिटी की पावर किसके हाथ में होगी, लोगों के हाथ में होगी। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद जो ड्राइव करेगी किसको, पीपल्स को। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि जो लोग होंगे उनको इंडियन जस्टिस, मतलब हर एक इंसान के पास सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल जस्टिस होगा, इक्वलिटी होगी, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और लॉ जो होगा, मतलब जो कानून होगा, उसके लिए हर एक पर्सन क्या होगा, इक्वल होगा। जिसका जो मन करता है वो सोच सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। एंड देन फिर उसके बाद जो मिनोरिटीज़ होगी उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करी जाएगी, या फिर जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, मतलब जो जंगलों में रहते हैं उनको, या फिर जो डिप्रेस है उनको, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस को क्या करी जाएगी, सेफगार्ड प्रोवाइड करी जाएगी। फिर उसके बाद क्या बोला जाता है कि हम इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी, इसका मतलब कि इंटीग्रिटी, हाँ मतलब हम जो हमारा लैंड है, जो हमारी टेरिटरी है, उसके प्रतीक हम क्या रहेंगे। अरे यार मुझे क्या हो रहा है, मुझे इसका मतलब याद नहीं आ रहा है। इंटीग्रिटी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। इंटीग्रिटी, हाँ छोड़ो चलो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद इंटीग्रिटी, हाँ मतलब कि हम क्या होंगे, वफादार होंगे अपने लैंड के प्रति, मतलब जो हमारी कंट्री होगी उसके प्रति, या फिर जो हमारी टेरिटरी होगी उसको लेकर हम बहुत ही वफादार होंगे कि कोई भी कंट्री क्या नहीं कर सकती, उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर सकती है। ठीक है, सो उसके बाद जो एंशिएंट लैंड है हमारा, जो भारत का बहुत ही पुराना लैंड है, इसको क्या करेंगे हम, बहुत ही मतलब बचा के रखेंगे। एंड देन क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे वर्ल्ड पीस। ठीक है, आगे की तरफ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बांटते हैं, 3 उसमें पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 3 पार्ट में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। देखो जो ये पार्ट है ये तो नेचर को ड्राइव करता है, क्या दिखाता है, नेचर की, हमारा जो स्टेट है उसका नेचर क्या है, वो कैसा है। इसके बाद ये दिखाता है ऑब्जेक्टिव, मतलब मेनली हम अचीव क्या करना चाहते हैं, ये बताता है। एंड थर्ड पार्ट हमारा बताता है डेट, कि कब हमने अपने प्रेम्बल को अडॉप्ट करा था। सो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। जो यहाँ पे मोटे मोटे शब्द है इनका मतलब हम एक बार देख लेते हैं। सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट कंट्री होगी, मतलब कि जो हमारी टेरिटरी होगी उसके ऊपर हमारा खुद का कंट्रोल होगा। कल को कोई भी दूसरी कंट्री या चाइना, पाकिस्तान आके उसके ऊपर अपना खुद का कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, सो मेनली उसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा, हमारा खुद का कंट्रोल होगा। हमारा जो रिसोर्सेज होगा उसके पास कोई भी दूसरी कंट्री नहीं आ सकती है। एंड देन फिर उसके बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को दूसरी कंट्री में बोला जाता है कि सोशलिस्ट मेनली जो ऑल ओवर जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो किसके कंट्रोल में होंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। लेकिन हमारे यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब ये नहीं है। सोशलिस्ट जो प्रेम्बल में डाला गया है उसका मतलब है कि वेलफेयर स्टेट होगी, मतलब रिसोर्सेज तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी लेकिन वो वेलफेयर के लिए रखे जाएंगे, मतलब इक्वली उसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। सेक्युलर का मतलब होता है कि जो हमारी कंट्री होगी उसका कोई सिंगल, कोई भी पर्टिकुलर क्या नहीं होगा, रिलीजन नहीं होगा, रिलीजियस नहीं होगा, या फिर कोई उसका खुद का अपना खुद का रिलीजन नहीं होगा। और इसको बोला जाता है, मतलब दूसरी जो कंट्री होगी, दूसरे कंट्री में इसे एंटी रिलीजियस भी बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। जिसका जो मन करता है, जिस भी रिलीजियस को प्रैक्टिस करना चाहता है वो कर सकता है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, डेमो मतलब पीपल, क्रेटिक मतलब रूल, लोगों का रूल होगा, मतलब जो लोग होंगे वही किसको करेंगे, इलेक्ट करेंगे, अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे एंड अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब होता है जो गवर्नमेंट होगी वो बाई इलेक्टेड होगी, कोई भी राजा का बेटा राजा नहीं होगा, मतलब जो हमारा रिप्रेजेंटेड होगा वो नॉमिनेट नहीं किया जाएगा बाय हेरिडिटी, वो किससे, वो इलेक्शन के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जस्टिस की बात करी जाती है कि सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली आपके पास जस्टिस होगा, लिबर्टी, आपके पास आज़ादी होगी, जो आपका मन करता है वो आप सोच सकते हो, जैसा आपका एक्सप्रेस करना है वो एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस भगवान के ऊपर आपको विश्वास है उसकी आप पूजा कर सकते हो या फिर उनके ऊपर अपना विश्वास कर सकते हो। इक्वलिटी, हर किसी को इक्वली
ट्रीट किया जाएगा, मतलब हर किसी जो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब हर किसी को इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रमोट की जाएगी। फ्रेटर्निटी, हर एक इंसान, हर एक किसी के पास मतलब भाईचारा बना के रखेंगे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। भाई भाई है, भाई कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, सो ऐसे ही हम भाईचारा बना के रखेंगे। यूनिटी, हम आपस में एकता बना के रखेंगे। और इंटीग्रिटी, और ईमानदार रहेंगे किसके प्रतीक, अपने नेशन के प्रतीक। देखो इंटीग्रिटी का पहले मतलब नहीं याद आया था, अब याद आ गया, ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदार रहेंगे किसके प्रतीक, अपने नेशन के प्रतीक। वहाँ पे हम अपने लैंड के प्रतीक ईमानदार थे। एंड देन फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में हम देखते हैं डेट ऑफ अडॉप्शन की, कब हमने अपने जो ये है कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली होती है 26 नवंबर 1949 को क्या करती है, अडॉप्ट करती है किसको, इस प्रियम्बल को और इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो मतलब इसमें क्या बताई जाती है, डेट बताई जाती है। आगे की तरफ हम चलते हैं। प्रियम्बल के अंदर जो हमारे कुछ मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, इनका नाम याद करना है तो याद कर लेना, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर लोगे तो अच्छी बात, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जो कि कौन थे, हसरत मोहिनी, के एम मुंशी, एच.वी. कामनाथ, पूर्णिमा बनर्जी रोहिणी, कुमार चौधरी एंड प्रोफेसर लाल सक्सेना। सो ये सब लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिबेट के अंदर, ठीक है। सो उसके बाद अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रियम्बल है जो हम प्रियम्बल कर रहे हैं, जो फर्स्ट पेज जो विंडो है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो भाई इसका आंसर के लिए ना दो कॉन्ट्रोडिक्टरी केस आते हैं, ठीक है, जिसमें हमें अलग अलग आंसर मिलते हैं। एक में मिलता है यस है और एक में मिलता है नहीं है, ठीक है। फर्स्ट होता है बीरूवारी केस एंड देन फिर उसके बाद आता है केशवनंदा भारती केस। अब ये कब आता है, ये 1969 में आता है और ये आता है 1973 के अंदर। सो इन दोनों केसों को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, क्या, आर्टिकल 368, क्या आर्टिकल 368 को समझना होगा। आर्टिकल 368 क्या करता है, आर्टिकल 368 के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब टाइम टू टाइम अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की ज़रूरत है तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चेंज कर सकता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो बीरूवारी जो केस आता है ये कब आता है, 1966 के अंदर आता है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बोलता है देखो भाई पार्लियामेंट तुम्हारे पास पावर तो है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन जो पार्लियामेंट जो प्रियम्बल है वो क्या नहीं है, वो तो पार्ट है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, तुम क्या नहीं कर सकते, इसको अमेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर ये बहुत बड़ी गलती होती है, लेकिन इस गलती को वो नोटिस करते हैं केशवनंदा भारती केस के अंदर। केशवनंदा भारती केस आता है 1973 के अंदर। यहाँ पे बोला जाता है जो पार्लियामेंट है जो प्रियम्बल है वो क्या है, पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब ये ऐसी गलती क्यों गई थी, ऐसा इसलिए था, देखो यहाँ पे इनको रियलाइज़ होता है कि जिस तरीके से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा है उसी तरीके से तो हमने प्रियम्बल के बारे में बात करें, और प्रियम्बल के अंदर तो मेनली हमारे बेसिक फीचर के बारे में बात हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला जाता है कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। सो बोला जाता है पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, लेकिन उनके पास जो पावर है उनकी एक कंट्रोल भी है कि वो जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ क्या नहीं करेगा, छेड़छाड़ी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जो बेसिक राइट है हर एक इंसान के पास, जैसे राइट टू लाइफ हो गई, राइट टू इक्वलिटी हो गई, राइट टू फ्रीडम हो गई, इन सारी राइट्स को क्या नहीं करेगा, छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब इसके बाद आता है सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल मतलब जो हमारा प्रियम्बल बन के तैयार हुआ था 1950 में, या फिर हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा था, तो उस टाइम पे ये 3 वर्ड नहीं थे, क्या नहीं थे, 3 वर्ड नहीं थे। ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इन 3 वर्ड को ऐड करा जाता है। इंदिरा गांधी की सरकार होती है जब उस टाइम पे क्या करा जाता है, ऐड करा जाता है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई देखो हमको तो ज़रूरत है, क्या करते हैं, उनको मतलब वो फील नहीं करते हैं कि इस टाइम पे हमें सेक्युलरिज्म इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन बाद में क्या होता है, इन 3 वर्ड को जोड़ा जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि उसके पास पार्लियामेंट के पास पावर है, वो अमेंड कर सकता है, लेकिन वो बेसिक फीचर्स के साथ खेल नहीं सकता, मतलब उनको वायलेंट नहीं कर सकता है। अब जो हमारा प्रियम्बल है वो तो बेसिक फीचर्स की बात करता है, या फिर उसके अंदर बेसिक फीचर है, बेसिक राइट्स है किसके अंदर, प्रियम्बल के अंदर। सो मेनली क्या होता है, देखो ये 3 जो वर्ड है ये भाई देखो ये छेड़छाड़ी तो नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, 3 वर्ड ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेंथ है, हमारे उसको बढ़ा रहे हैं, हमारी पावर को बढ़ा रहे हैं, ना कि क्या कर रहे हैं, वायलेंट कर रहे हैं किसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी राइट्स है उनको, ठीक है। सो 42 अमेंडमेंट के थ्रू इन 3 वर्ड्स को
क्या करा जाता है, ऐड करा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में और प्रियम्बल में डिफरेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और प्रियम्बल में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन तैयार करते हैं, हमारे जवाहरलाल नेहरू, और प्रियम्बल को ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन को एज अ प्रियम्बल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। प्रियम्बल पार्ट है, यस ये पार्ट है, ये केशवनंदा भारती के इसके अंदर पता चलता है। एंड देन ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, ये जो हम यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ हम यहाँ पे उतार देंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर या यूनिट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।